स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एथिक्स, ये उसका पार्ट 1 है। तो आइए इसे समझते हैं। तो एथिक्स है क्या? तो एथिक्स को आप ऐसे समझिए, वो हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है जो हमें अलाउ करता है क्वालिटी डिसीजंस लेने का। यानी कि डिसीजंस आप लेते हो तो कई बार ऐसे डिसीजंस आते हैं जिसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। तो उसमें से आप क्या चूज करोगे? जैसे कि आपका हो सकता है कि मैं ये करूं या वो करूं, और दोनों मतलब इलीगल की बात नहीं हो रही है, दोनों सही रास्ता है, लेकिन फिर होता है ना कि आप डिसाइड कैसे करोगे। तो आपका दिमाग में एक एल्गोरिदम है जो इस तरह का सिचुएशन को संभालता है, जिसे हम लोग एथिक्स कहते हैं। और ये समझिए, एथिक्स खुला नहीं होता है कि मतलब एथिक्स है। ऐसा कभी नहीं होगा जिस बंदे का कोर डैमेज्ड है उसमें एथिकल बंदा हो सकता नहीं होगा। एथिक्स बाकी चीजों के ऊपर बनाया जाता है, जैसे कि आपका वैल्यूज क्या है, आपका मोरल्स क्या है, आपका प्रिंसिपल क्या है, और ये सब तिकड़म करने के बाद हमें क्या मिलता है, राइट? इतना कोई फचांग क्यों लगाएगा? फचांग लगाने के बाद आपको जो मिलता है वो होता है पाथ टू रिड्यूस मिजरी। यानी कि आपका हर डिसीजन पास्ट में लिया जाता है और उसका फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंस झेलते हैं। अच्छा भी होता है तो आप एंजॉय करोगे, बुरा होगा तो भी आप एंजॉय करोगे। तो कई बार हम लोग ऐसे जगह पे आते हैं ना कि यार ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था। अगर आप एथिकल रहते हो तो आप अपने आप को आराम से लेट गो कर पाते हो कि ठीक है भाई, मैंने ये, मुझे उस टाइम ये एथिकल लगा, उस टाइम का ये सही था, मैंने डिसीजंस लिया, एथिकल था। जो उसका फायदा हुआ बहुत अच्छी बात है, जो उसका नुकसान हुआ वो उसका मेरे कंट्रोल के बाहर था। तो ये मिजरी घटा देता है। अगर आप एथिकल डिसीजन लेते हो, आप शांति से सो पाते हो कल कि यार मैंने क्या कर दिया, कैसे कर दिया। इसीलिए एथिक्स हमारे लिए फायदेमंद होता है। दूसरा, वो इनर पीस देता है, ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। आप आराम से, बहुत ज़्यादा लोगों को आगे हम डिस्कस करेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद उतना ही ज़्यादा वो ये है, क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, उतना ज़्यादा ही उनको थेरेपी करना पड़ा, उतना ज़्यादा ही वो मेडिकेशन पे जा रहे हैं और लिटरली भगवान भरोसे चल रहे हैं। तो आप सोचोगे सब चीज़ होगा, लेकिन इनर पीस चला गया। इनर पीस के लिए बहुत बड़ा कंपोनेंट है आपका एथिक्स। अगर आपके पास एथिक्स नहीं है तो इनर पीस ज़्यादा देर रहेगा नहीं, स्टेबल नहीं रहेगा। और दूसरा, कंटेंट। कंटेंट का जैसे एक डायलॉग कहा जाता है ना, यू आर रिच व्हेन यू आर कंटेंट एंड हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। क्योंकि लाखों लोग करोड़ों का घोटाला करते हैं, जब उनके पास करोड़पति हैं वो ऑलरेडी, वो अरबपति के पीछे भागने लग जाते हैं, क्योंकि एथिक्स उनका ब्रेक नहीं लगा पाता जहां से ब्रेक लगाने की जरूरत होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एथिक्स ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा या बुरा, वो कंपलसरी है। तभी आपको मन को शांति मिले, तभी आप कम मिजरी में रहेंगे। जीरो नहीं, मैं क्लियर कर, जीरो नहीं कर सकते, कम जरूर कर सकते हैं, और कंटेंट के तरफ बढ़ेंगे। यानी कि ठीक है भाई, चिल। तो ये तो हो गया कोर। अब बात करते हैं इसका बेस क्या है। तो इसका बेस एकदम सिंपल जैसा है, जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत सारा कोर प्रिंसिपल के ऊपर बना है। तो उसमें कोर जो है वो इंसानियत का सेम है। यानी कि आप किसी भी रिलीजन लीजिए, किसी भी फेथ को लीजिए, किसी भी ग्रुप को लीजिए, कंट्री को लीजिए। दुनिया में लगभग 200 कंट्री के आसपास है, 4-5 मेजर रिलीजन है, 6-7 हज़ार छोटे रिलीजन है। सबको लीजिए, घूम फिर के एक ही जैसा एसेंस निकलेगा। एसेंस क्या होगा? कॉज नो हार्म। यानी कि आप दूसरे को फ्री का ऊपर नहीं भेजो, एटलीस्ट अपने ग्रुप में। आउट ग्रुप में भले हो सकता है, लेकिन इन ग्रुप में कभी ऐसा नहीं होता कि आप अपने फेलो सिटीजन को, अपने फेलो प्रैक्टिशनर को स्वाहा कर दो। ये हमेशा वो कॉज नो हार्म। अब इसको किस नाम से दिया जाता है, कैसे किया जाता है, वो बात अलग है। दूसरा, चीटिंग किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्चर, किसी भी कंट्री में अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता है। आपको चीट नहीं करना। अगर आप कर सकते हो चीट, तो आपके अंदर में ब्रेक होना चाहिए, ना जी ना, ना, मैं नहीं चीट करूंगा। दूसरा, लाई। लाई के अगेंस्ट ये है कि लाई एक करोसिव सब्सटेंस है। यानी कि अगर आप बहुत झूठ बोल देते हैं, फिर आप बाद में सच बोलेंगे, उसे भी कोई भरोसा ही नहीं करेगा। तो लाई के अगेंस्ट हर रिलीजन, हर कल्चर इसको बहुत सीरियसली थ्रेट के तौर पे मानता है। क्योंकि ये समझिए, आपका कल्चर जो है वो एक सीमेंट के तौर पे है। वो सीमेंट पे फेथ डाला गया है। जैसे होता है ना, सीमेंट में आप बहुत सारी चीज़ें, तो क्लिंकर जाता है, फिर आपका सैंड जाता है, फिर वाटर जाता है। अब उसमें समझिए एक कंपोनेंट हटा दिए, वो काम नहीं करेगा ना। तो वही समझिए, ट्रूथ पे आप चला सकते हो। लाई अगर बहुत बढ़ जाता है, कि कोई कल्चर है जहाँ पे लाई के अगेंस्ट उतना स्ट्रिक्ट नहीं है लोग, बच्चों को नहीं सिखाया जाता, झूठ के नहीं बोलते, वो स्ट्रक्चर अपने आप टूट जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये सब कोर प्रिंसिपल है जो ऑलमोस्ट पूरी ह्यूमैनिटी का घुमा फिरा के सेम आता है। और आप किस डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं ये अलग अलग हो जाता है, लेकिन इसका भी एक अपना अलग प्रोटोकॉल है। जैसे कि पर्पस, आप किस लिए हो इस दुनिया में, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये आपका अलग अलग होता है। ये अलग अलग कल्चर अलग अलग वैल्यू देते हैं। फिर हो गया ग्रेटर गुड। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अलग अलग कल्चर अलग अलग उसको वेटेज देते हैं। कुछ लोग कल्चर का होगा कि आपका पर्सनल पर्पस सबसे ऊपर आना चाहिए, कुछ का ग्रेटर गुड ऊपर आना चाहिए। फेथ हो गया कि आप जो एक्शन ले रहे हो उससे फेथ पे क्या असर पड़ेगा, मतलब जो भी आपका बाउंडिंग स्ट्रेंथ है उस पर क्या असर पड़ेगा। ट्रस्ट, आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो आज आपको प्रॉफिट दे देगा लेकिन कल लोगों का ट्रस्ट ब्रेक कर देगा। तो ये सब समझना है, और इस सब का वेटिंग किया जाता है। ऐसा नहीं कि बस यस या नो, बाइनरी नहीं है। इसीलिए मैं क्लियर कर देना, एथिक्स एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है। बाइनरी नहीं होता कि यही सही है या यही गलत है। बहुत सारी चीज का आपको डेटा लेना पड़ता है कि ये मैं करूंगा तो इसका लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा।
तो ये सबका बैलेंस किया जाता है डिसीजन मेकिंग। जैसे कि जैसे एक सिंपल कहा जाता है कि जापानीज लोग सब चीज़ में उतना अच्छा हो चाहिए, ग्रेटर गुड का सिलेक्शन वो खुद ब खुद कर पाते हैं। जैसे कि एक बार सिचुएशन हुआ था कि जापान में बैंक रन का सिचुएशन हो गया था। अगर बैंक रन होता है तो पूरा देश कोलैप्स कर जाता है। बैंक रन का मतलब होता है कि सब कोई बैंक में जाके पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करता है। अब रहा बात कि ये चीज़ अगर कहीं भी और देश में होता है, तुरंत न्यूज़ मीडिया उसको फैलाने लगते हैं, उससे पैनिक बढ़ता है, उससे और लोग जाके जाके अपना पैसा निकालने लगते हैं। उनको पता है कि अगर पैसा नहीं निकाल पाए, बैंक कोलैप्स कर जाएगा। बैंक कोलैप्स करने के बाद पैसा नहीं मिलेगा। तो जापान में ऐसा हुआ कि लिटरली ये सिचुएशन हो गया। फ़ोन बजने लगे, लोगों के पास नोटिस आने लगा। गवर्नमेंट बोली बैंक सब लोगों को प्लीज़ आप अलाउ कीजिए, जितना भी आप दे सकते हो एटलीस्ट उतना करो, ताकि मतलब अगर भीड़ जमा होने लगा, लोग नोटिस करने लगेंगे, राइट? कि मतलब यार बैंक के सामने इतना भीड़ का है। ये थोड़ा पहले की बात हो रही है, तो वो किया गया। और जितने भी न्यूज़ मीडिया थे, फ्री न्यूज़ मीडिया थे, वो अपने से उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमारा ग्रेटर गुड कहता है कि सर इस न्यूज़ को कवर नहीं करते हैं। ये लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फेथ जो था, फेथ आगे तक कैरी कर लिया, जापान बच गया। अगर वहाँ पे नहीं करते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब आप बैलेंस करते हो। अगर मीडिया उस टाइम पे डिसाइड करती कि ठीक है हम दिखाएँगे, वो भी सही बात होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो आपका पर्पस है, आपको क्यों लोग पैसा दे रहे हैं, आपको क्यों जॉब दिया गया, आपको क्यों, ताकि आप सच बताओ। अनकंफर्टेबल ट्रूथ है तो भी आपको बताना पड़ेगा। तो अब समझ रहे हैं, ये दोनों सच रास्ता है, दोनों सही रास्ता है, लेकिन आप किसको चूज़ करते हैं। तो ग्रेटर गुड में कुछ सोसाइटी बहुत ग्रेटर गुड के पीछे ज़्यादा भागती है, कुछ सोसाइटी का पर्पस के पीछे है, कुछ क्या है कि फेथ के पीछे, गॉड का क्या है कि उसके पीछे चलता है, ट्रस्ट का बहुत सारे सोसाइटी में है। ट्रस्ट काफ़ी लो रहता है, लेकिन ट्रस्ट के भरोसे ही सब चीज़ बनता है। जैसे कि आप किसी भी सोसाइटी में ग्रोथ कैसे होती है, जब वहाँ भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि आप ये ऑनलाइन पे पैसा देते हो, कंपनी आपको सामान देगी, आप किस भरोसे चल रहे हो? फ्लिपकार्ट आया तो किस भरोसे चल रहा था? बस भरोसे पे चल रहा था कि भैया मैं पहला फ्लिपकार्ट में पैसा दूँगा तो सामान आ जाएगा। अमेज़न में भी वही है। शुरू-शुरू का काफ़ी टाइम तक लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन जो लोग किए उन्हीं को ग्रोथ मिला। तो सेम लॉजिक वही आता है। ये सारा चीज़ को बैलेंस में डालना होता है कि आप लव, जॉय, पीस या सबसे क्या असर पड़ेगा, ये सारे बेस पे चलता है। एथिक्स खुद कभी नहीं होता है। ये समझ लिए कि मैं एथिक्स पढ़ाऊँ, अगर आपका ये सब डामाडोल है, जैसे कि आप चीटिंग पे पूरा भरोसा करते हैं क्योंकि चीटिंग से आप पास हो रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एथिकल नहीं रह पाओगे। आपका ये है कॉज़ नो हार्म को आप सीरियसली नहीं लेते हो, और या लाई को आप पूरा झूठे पे चल रहे हो पॉलिटिशियन जैसा, ऑब्वियसली आप एथिकल हो ही नहीं पाओगे, आपका बेस ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो कि ग्राउंड फ्लोर अगर ठीक से नहीं बना है तो ऊपर का फ्लोर क्या बनेगा? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एथिक्स हुलुलुलु नहीं है, उसको किसी चीज़ के ऊपर बनाया जाता है। अब बात करते हैं क्या चीज़ वो कंट्रोल करता है। तो सबसे बड़ा कंट्रोलिंग है उससे, वो एक्सप्लॉइटेशन पे ब्रेक लगाता है। यानी कि कई बार आप ऐसे ज़िंदगी में जाएँगे जहाँ पे आप पोज़ीशन ऑफ पावर हो जाएँगे। यानी कि आपके नीचे कोई आ रहा है, आप उसे पैसा दे रहे हो, वो आपके नीचे काम कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे ट्रिक हमेशा था, मैं बोला कैपिटलिज़्म में हमेशा ये ट्रिक आएगा कि मैं तुमसे कम से कम पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता हूँ। उसका होगा कि मैं आपसे ज़्यादा पैसा लूँ, कम से कम काम दूँ। ठीक है? तो ये दोनों का एक बैलेंस रहता है। लेकिन आप पोज़ीशन ऑफ पावर पे हो, तो आपके पास थोड़ा-सा चांसेस रहता है कि अगर आप थोड़ा-सा मेहनत करो तो आप एक बहुत एक्सप्लॉइट कर पाओगे। तो रहा बात है कि थोड़ा तक ठीक रहता है। अब यहाँ पे डिसीज़न आप पे आता है कि आपके लिए कितना आप चलोगे, कितना आप उस पे लीगल पे रहोगे। क्योंकि लीगल अगर है, जो कि होता है, तब आपको रोक कोई नहीं सकता। आपका जैसे इंडिया में हम लोग ओवरटाइम को सीरियसली नहीं लेते हैं, हुलूलू है, तो आराम से कंपनी का बॉस खड़ूस हो सकता है, वो बोल सकता है भैया तुम सैटरडे भी आओ, संडे भी आओ, 16-16 घंटे काम करो। आप वो इल्लीगल नहीं है, लेकिन एथिकल भी नहीं है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी रहता है। तो क्वेश्चन वही होता है कि जब लीगल ऑप्शंस है आपके पास किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने का, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे आप फेयर रहोगे कि मतलब आप फ़ोर्स करोगे, ये आपके डिसीजन पे आ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं एथिक्स का पढ़ाई इसीलिए ज़रूरी है स्कूल्स में, कॉलेज में, और ये डॉक्टर्स की पढ़ाई में, लॉयर्स की पढ़ाई में ज़रूरी इसलिए होता है, क्योंकि करने का बहुत चीज़ कर सकते हो, बहुत चीज़ कर सकते हो, मतलब पूरा दुनिया तबाह कर सकते हो, लेकिन एथिक्स ही रोक के रखता है। हमारी दुनिया में एथिक्स कम या ज़्यादा होता है, कभी ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन ज़ीरो हुआ, फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एथिक्स इसी को, एक्सप्लॉइटेशन को थोड़ा दबाव में रखता है कि ठीक है सर, हम थोड़ा-सा आपसे ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि आपका पूरा, समझ रहे हैं, पूरा वो कर लो, और जो लोग पूरा कर ले वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एथिक्स इसी जगह पे आपको हेल्प करेगा कि, क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा किसी दिन आपके ऊपर भी तो कोई आएगा। जैसे मेरे ऊपर एक बॉस थे, मेरा आर्ट डायरेक्टर हुए, ये सब हुए, और मेरे ऊपर अभी कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर जज है, तो मैं कैसे शांति से सो सकता हूँ? मैं ये मान के चलो जज भी ये सोच रहा है कि कल को उसका कोई फैमिली मेंबर आ सकता है कोर्ट में तब, और उस टाइम तो लोग टूट पड़ेंगे उसके पीछे। तो थोड़ा जज लोग को भी मायने से रखना पड़ता है कि भैया आप किसी की ले रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लो, मतलब थोड़ा समझ एथिकल चलो, प्रॉपर लॉ फॉलो करो, क्योंकि अगर नहीं किए तो जहाँ आपका टाइम आएगा, जो आता ही है, चाहे आप खुद आओ या उससे भी बुरा कि आपके बच्चे आ जाएं, सब लोग मिसाइल लेके पड़ जाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी दिन आप भी हो सकते हो। अब यहाँ पे आपका डिसीजन रहता है कि आप मैनेजर वाला रोल लें या लीडर वाला रोल लें। ये सारे रोल से फ़र्क पड़ता है कि आपका आउटपुट क्या आता है। तो यही सोचिए, एक्सप्लॉइटेशन पे ब्रेक एथिक्स लगाता है। करने का आप बहुत चीज़ कर सकते हैं, लूटने का एकदम आप
सब कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक कौन लगाएगा? ब्रेक लगाने का काम होता है एथिक्स का। इसीलिए अगर आपका जो कंपनी के लीड टॉप वाले में है, वो लोग एथिकल चलते हैं ना, कंपनी में लोग पैसा कम भी दे रहे हैं, लोग हंसी खुशी रहते हैं, क्योंकि आप लोग ये लाइन बार बार सुने होंगे कि पीपल डू नॉट लीव जॉब, पीपल लूव बैड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम वही रहता है कि मैनेजमेंट का हम और निकालेंगे तुमसे। इट्स लाइक सर, आप चिल्लर छुट्टा ही दे रहे हो, उतना ही दे सकते हैं। तो वहीं पे कोई फिक्सर कंपनी रहता है, पैसा आपको बहुत नहीं दे रही, लेकिन बाकी सारा ऑक्सिलरी सर्विस पे रहेगी। छुट्टी पे आपको लाइन लड़ती है कि ठीक है आपको छुट्टी चाहिए, आप छुट्टी ले लो। बस बोलेंगे कि भाई आप पहले बता दो। तो वहाँ पे लोग हंसी खुशी रहते हैं। वहाँ बहुत जगह पे होता है कि देखो सर, तुम्हारा फैमिली का कुछ हो रहा है इंपॉर्टेंट, तो उस पर ध्यान दो, बाकी चीज़ तो चलता रहेगा। तो वो सब एथिकल बात आता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा आपके ऊपर भी कोई है। अगर आप अपने नीचे वाले को दबा रहे हो, तो आपको खुद ही डर लगा रहेगा कि यार मेरे ऊपर कोई आएगा तो होता है। तो एक्सप्लॉइटेशन पर ब्रेक्स एथिक्स लगाता है। फिर होता है एक्स्ट्रावेगेंट। यहीं पे मैं बोल रहा था कि करोड़पति होने के बाद भी आप भिखारी जैसा सिचुएशन में फंस जाते हो, क्योंकि हर किसी के पास वांट्स और नीड होता है। नीड जैसे हो गया कि मुझे कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, रहने का जगह चाहिए, बाथरूम चाहिए, सब ठीक है, मतलब ये एक नीड डिपार्टमेंट है कि ये आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके ऊपर आता है वांट, जहां आपका ये बेस लेयर क्लियर हो जाता है। जैसे अब कोई सड़क पे सो रहा है, उसके लिए घर इंपॉर्टेंट है। मैं घर में आ चुका हूँ, तब मेरा दिमाग आगे बढ़ रहा है कि यार मुझे और कुछ चाहिए, मेरा थोड़ा सा इनकम हो तो अच्छी बात रहे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा आप उसके पीछे भागना बहुत अच्छी बात है, आपको मोटिवेट करता है, थोड़ा सा एनर्जी डालता है, सब चीज़ ठीक है, बल्ले-बल्ले। लेकिन आपको ब्रेक लगाना आना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ जाके रुकोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करते हो, तो नीड जो है आपका, ये मतलब आपका जो वांट्स है कि मुझे चाहिए, जैसे आपको हो गया कि मुझे याट चाहिए। भैया क्यों चाहिए याट? नहीं, आपके पास फुर्सत नहीं है। जैसे एक समझना बहुत ज़रूरी है कि सीईओज़ लोग को उतना छुट्टी नहीं मिलता है। सी क्लास एग्जीक्यूटिव्स को उतना फ्री टाइम नहीं रहता कि वो 5-6 याट खरीद लें। खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसमें खुद ही जाने का टाइम नहीं मिलता। कभी-कभार, और वो भी 1-2 लोग को रहता है। लेकिन सब ऐसे भीख की तरह भाग रहे हैं, क्योंकि उसने खरीद लिया, उसने खरीद लिया, भागे जा रहे हैं उसके पीछे। तो उनका जो नीड था वो कब का कवर हो चुका है। सर आपका नीड, मान लीजिए $1 मिलियन पर मंथ आने पे आपका नीड कंप्लीट हो चुका है। मतलब आप बच्चों को पढ़ा लिखा के एकदम चिल मार सकते हो, टेंशन लेना ही नहीं है। आप इतना इन्वेस्टमेंट डाले हुए हो कि आपका सारा बिज़नेस भी बैठ जाए तो भी आपका मंथली निकलता रहेगा अच्छा खासा। मतलब आप सॉर्टेड हो, जिसको कहते हैं ना सॉर्टेड, लॉन्ग टर्म सॉर्टेड। आप सॉर्टेड हो, लेकिन फिर भी आप ऐसे भाग रहे हो। आप अपनी फैमिली को ही कम टाइम दे रहे हो, क्योंकि आपको और पैसा चाहिए। आप और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, क्योंकि आपको और एक्स्ट्रावेगेंट चाहिए कि मैं, अरे यार मैं तो सिर्फ नॉर्मल मर्सिडीज़ में आता, मेरे को फरारी चाहिए या रोल्स रॉयस चाहिए। तो समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि आपका जो वांट है वो नीड में बदल जाता है। आपके लिए वो काफ़ी नहीं होता है। बहुत लंबा लिस्ट है फाइनेंशियल फ्रॉड का, जहाँ पे करोड़पति अरबपति बनने के चक्कर में लूट लिए और वो अपना ही फ्यूचर तबाह किए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नीड जो है कभी नहीं बनना चाहिए वांट्स को। क्या मतलब आपको ठीक है, आपके लिए यार मेरे को गाड़ी चाहिए, ठीक है, वो नीड में आ गया, बल्ले-बल्ले। मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, ना, 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 ना सर, वो आपका वांट ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहा है। आपको गाड़ी चाहिए, ठीक है सर, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास 1-2 गाड़ी भी होनी चाहिए कि ठीक है, आप मान लो हाई प्रायोरिटी में रहते हो कि कभी भी गाड़ी बंद हो जाए, आप फँस जाओ कहीं पे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन फिर फरारी, लैम्बोर्गिनी वो सब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तभी समझिए एथिक्स हम लोग को अलाउ करता है कि कहाँ पे काफ़ी हो गया, कहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। अगर ये नहीं किए, रिलैक्स नहीं किए, तो आप चिल पिल में नहीं जाएँगे। चिल पिल में नहीं जाएँगे तो बहुत नुकसान होगा, और आपका खुद का भी होगा प्लस आप बाकी सबका भी होगा। जैसे कि अगर आप कंपनी में देखते होंगे कि सी क्लास एग्जीक्यूटिव जब बाहर से आते हैं, जो कंपनी बनाए वो नहीं, जो बाहर से लाया जाता है, वो सब बहुत ज़्यादा कि भैया मैं आया हूँ, मुझे दिखाना है कि स्टॉक ब्रोकर बढ़ रहा है ताकि मेरा वैल्यूएशन बढ़े। वो उतना खून निकालने के लिए वो एकदम ले लेते हैं एम्प्लॉय सबकी, कि मतलब धड़ाधड़ एम्प्लॉय का थोड़ा सा भी मान लीजिए कुछ हुआ, उसके फैमिली में कोई डेथ हुआ, थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस घटा, तुरंत फायर कर दो उसको। थोड़ा सा मतलब हुआ कि थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ, तुरंत मास ले ऑफ कर दो। मास ले ऑफ कभी भी इंडिविजुअल की गलती पे नहीं होता है, वो कंपनी की गलती में होता है। मास ले ऑफ कर रहे हैं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आपको निकाला जा रहा है, आपकी गलती है। अगर पूरा कंपनी, जैसे मान लीजिए मेरे केस में हुआ था कि अराउंड 500 to 600 का मतलब पूरा कंपनी है, उसमें 150-150 लोग को निकाल रहे हैं, सर कंपनी डूब गई है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे कि सर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी सॉर्टेड है सर। मतलब अप डाउन होगा तो मैं मतलब 10 मिलियन से जाके मैं उतरूँगा 1 मिलियन पे, 10 मिलियन से ज़ीरो नहीं होऊँगा। वहाँ पे अगर वो रिलैक्स करते हैं तो सबका भला रहता है, लेकिन वो नहीं कर पाएँ, तो वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और वो फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालेंगे, वो बाकी का सफरिंग बढ़ाते चला जाएगा। जैसे कि अभी मज़ाक भी नहीं है, व्हिच आई होप कि मज़ाक हो, कि बहुत सारे बिलियनियर के याट्स इतने महँगे हैं कि नेशन का, यानी इंडिया का, रशिया का, ये सब का वॉरशिप सस्ता है। अभी तक मतलब सबसे महँगा वॉरशिप है यूएस का आपका निमित्ज क्लास सुपर कैरियर, वो $13 बिलियन खाता है, मतलब 10 बिलियन से ऊपर जाता है। इंडिया का देखिएगा तो 2 से 3 बिलियन तक जाता है। रशिया का देखिएगा मस्कवा, वो सब भी 2 से 3 बिलियन जाता है। ये सब आराम से 5-6 बिलियन छू रहे हैं।
महाराज वॉरशिप में 4 से 5, जैसे हमारा आईएनएस विक्रांत है, उसमें मतलब 2000 लोग एक्टिव ड्यूटी रखते हैं, तब उसका दाम उतना आया है। आपका इसमें है क्या जो इतना दाम आ रहा है? लग्जरी, एक्स्ट्रावेजेंट, मतलब कि मार्बल के ऊपर का मार्बल लगाया गया है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको उसके पीछे भागने की आपको यार्ड चाहिए, ठीक है, बल्ले-बल्ले। सर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यार्ड, मतलब कि जो कहते हैं कि रशिया का नेवी क्यों पिट जा रहा है यूक्रेन से, बात वही है कि उसका सिर्फ जितना पैसा रशिया के पास है, उससे ज़्यादा पैसा तो इनके पास बैठा हुआ है, ओलिगार्क्स के पास बैठा हुआ है। उनके यार्ड्स जो हैं सीज किए गए हैं, वो सब मस्कवा के दाम के हैं भाई। ये ऐसा समझो कि इंडिया में कोई अंबानी अदानी का जो प्राइवेट ये होगा यार्ड होगा, वो बोले भैया आईएनएस विक्रांत हटो यार, तुम खिलौना हो, इतना दाम का अंतर आ जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अननेसेसरी सफरिंग दुनिया में घटाने के लिए एक्स्ट्रावेजेंट पे एथिकल ब्रेक लगाना था। थोड़ा मोड़ा स्प्लर्ज करो, थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ो, वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे सर्कुलेशन होता है, उससे ग्रोथ आता है, थोड़ा मोमेंटम मिलता है, सब चीज बल्ले। लेकिन ब्रेक जब फेल हो जाता है तो वो तबाही ले आता है। यही बोल रहे हैं आप, किसी भी सिचुएशन में आप हो गए, आप जनरली यही सोचेंगे अरे मेरे पास इतना पैसा था, मैं चिल मार लेता। आप एथिकल हो तो ही ऐसा कर पाते, क्योंकि लंबा लिस्ट है, लंबा। जैसे मेडॉफ का जो था, उसने जो फाइनेंशियल फ्रॉड किया था, भिखारी नहीं था, लेकिन ब्रेक नहीं लगा पाया कि सर मेरे पास जितना है, मैं उसमें खुश हूँ। वो ब्रेक लगा लेता है, एक्स्ट्रावेजेंट के पीछे नहीं भागता, सब बल्ले बल्ले, वो अब जेल में मर सड़ रहे हैं। तो लॉजिक वही समझ रहा था, एक्स्ट्रावेजेंट पे ब्रेक आपका एथिक्स लगाता है कि सर थोड़ा सा मैं वांट के पीछे भागूंगा, लेकिन पगला नहीं जाऊंगा, वांट को नीड में नहीं बदलूंगा। अब आते हैं पोलराइजेशन पे। पोलराइजेशन ये होता है कि आपका जो फैक्ट्स है, जैसे कई बार बचपन में हम लोग को लगता है हमें फैक्ट्स पता है, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि फैक्ट्स ट्विस्ट किया जा सकता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए रॉकेट्स हैं, ठीक है, रॉकेट्स आपने लॉन्च किया। अगर रॉकेट लॉन्चेस में ऐसा हुआ कि इस इमरजेंसी एस्केप सिस्टम नहीं होता, तो कितने लोगों की जान बचती या कितने लोगों का लॉस ऑफ लाइफ होता, और एस्केप सिस्टम है या नहीं है, तो उसका आप डेटा निकालता। आप निकाल सकते हो डेटा कि सर मेरे 300 लॉन्चेस हुए हैं अभी तक जहां पे कुछ हुआ, उसमें से 2 में ये समझिए, उसके में से 4 मान लीजिए, 4 में से अगर इमरजेंसी एस्केप सिस्टम रहता तो लोगों की जान बच जाती। ठीक है, आपके पास ये डेटा है कि मतलब मान लीजिए 300 में से 4 बार एक्सीडेंट हुआ, 4 में से 2 बार अगर इमरजेंसी एस्केप सिस्टम रहता तो बच जाता। तो आप कह सकते हो कि इमरजेंसी एस्केप सिस्टम बहुत कम असर डालता है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा है आपके पास, राइट? कि ठीक है भैया 400 में इतनी 2 में असर पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यही डेटा मैथमेटिकली मैं उलट सकता हूं कि हाफ ऑफ द केसेस जहां पे एक्सीडेंट हुआ, वहां पे आप अगर इमरजेंसी एस्केप सिस्टम रखते तो 50% चांसेस होता कि लोग बच जाते। क्योंकि देखिए आपको 400 लिया, 4 एक्सीडेंट्स हुए, 4 में से 2 बच जाते अगर इमरजेंसी एस्केप सिस्टम रहता, तो यानी कि 50%, 4 एक्सीडेंट्स में 50% आपका बच जाता। तो वही समझिए, मैंने एक ही मैथ लिया, उसे ट्विस्ट किया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप आराम से फैक्ट लेके कैसे उसे बता रहे हैं, कैसे उसका डिटेल मैनिपुलेट कर रहे हैं। बाय लॉ आप आग लगा सकते हो देश में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये पावर हर किसी के पास है। मतलब मैं क्या चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं क्या चीज़ को शेयर कर रहा हूँ, वो सबको डिटेल देता है। मतलब ये हमारे सबके पास है। अगर हम लोग एथिकल नहीं रहेंगे, खुद ही आग लगा देंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे बुरा बात ये होता है कि ये जो आग लगता है कभी बुझता नहीं है। यानी कि आप आराम से, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग शुरू में लड़ाई झगड़ा शुरू किए और ये मल्टी जनरेशनल हो गया, यानी कि सदियों से लड़े आ रहे हैं, सदियों से हजारों जनरेशन इसमें बहा दिए गए हैं। ये हुआ है इंसानियत में और हो रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको फैक्ट्स ही बताया गया, लेकिन फैक्ट्स में हमने ट्विस्ट किया। अब आप लड़ मरने पे आ रहे हो और लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत गंदे गंदे फॉरएवर ब्लडी वार, यानी कि जिसका कभी कोई अंत नहीं आया है, वो सब होता है। और हेट का सबसे खतरनाक साइड ये होता है कि हमें विजडम से ब्लाइंड कर देता है, यानी कि विजडम हमें दिखता ही नहीं है। मतलब सर ये मैं कर लूंगा, मेरा समस्या सॉल्व हो जाएगा, वो आप देख ही नहीं पाओगे क्योंकि आप हेट में इतना रहोगे। और वो सिचुएशन बद से बदतर कर देता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एथिक्स उस टाइम पे फैनिंग द फ्लेम्स को रोक पाता है। कि मतलब आग जो लोग लगा रहे हैं उसको रोकने का काम कौन करेगा? एथिकल लोग करेंगे। अगर लोग का एथिक्स कमजोर पड़ जाता है, हर कोई ये पोलराइजेशन करने देगा और तबाही मच जाएगी। आज के टाइम में अभी पोलराइजेशन इतना गंदा हो चुका है, भारत में, यूएसए में, पूरी दुनिया में जितने भी जगह डेमोक्रेसी है, सब जगह इतना ज्यादा हो गया कि लिटरली आप कोई भी चीज बोलिए उसमें 50% लोग हाँ और 50% ना में आ जाते हैं। एक भी चीज ऐसा नहीं बच रहा है जहां पे लोग मतलब कि शेयर गोल्ड में आए। ग्रेटर गुड का वेक्टर खत्म हो गया है कि मतलब देश के लिए अच्छा होगा, नहीं। आधा लोग बोले हाँ, मतलब कि भैया दोनों में से कोई ये नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, मतलब समझौता नहीं करेगा, सबको भी आके बैलेंस में नहीं आएगा कि ग्रेटर गुड के लिए बचाओ, वो नहीं होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एथिक्स ही है वो जो हम लोग को बचा के रखता है। तो और ये समझना बहुत जरूरी है कि एथिक्स आपको एक थोड़ा विजडम देता है कि गुड इन ओनली आवर ओन स्टोरी, कि मैं अपनी कहानी में राजा हूं, मैं अपने कहानी में सर्व हूं।
ये हर कोई सोचता है। आप अपने दिमाग में सोचो कि मैं ही सही हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये समझिए कि दूसरे की कहानी में आप विलन हो, राइट? मैं अपने कहानी में मेरे पे केस चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं विक्टिम हूँ। जो मेरे पे केस किया वो भी तो सोच रहा है कि मैं विक्टिम हूँ इसीलिए इस पे केस किया। हर कोई अपने नज़रिए से ऐसे ही चलता है। तो ये पोलराइज़ेशन को रोकने का काम एथिक्स कर पाता है। अगर एथिक्स रहता है तो ये 3 चीज़ पे कोर लेवल पे ब्रेक लगता है, तो आउट ऑफ हैंड नहीं हो जाता है, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं जाता है। तो ये तो सिर्फ पार्ट 1 हुआ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एथिक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चला कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।